हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनटीए के मॉक पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा फिजिक्स का पेपर चल रहा है पहला वाला। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रीवियस पेपर के अंदर मतलब जो प्रीवियस वीडियो हुआ था उसके अंदर हमारा एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था जो 20th क्वेश्चन था। तो उसे भी हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक डायग्राम दी हुई है। बोला है कि ए और सी पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। और उसका वोल्टेज हमें गिवन नहीं है। और बोला है कि यहाँ पर एक आर्क है ए ओ सी एडीसी सॉरी ए ओ सी, वो एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का, और ए बी सी दूसरी आर्क है। तो हमको बोला है कि B1:B2 का रेशियो क्या रहेगा, यानी कि ए बी सी में से जाने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो है B1, और एडीसी में से जाने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो है B2। उन दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है। तो हमको सिंपल पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क, अगर हमारे पास में एक ऐसी आर्क है ना, अगर कुछ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या होता है वो BO, अगर ये O है तो, और करंट आ जा रहा है, रेडियस R है ना। तो रेडियस R की वजह से उधर कितना होता है μ0/4 I टाइम्स थीटा रेडियन में होता है अपॉन R, ठीक है। इतना हमको पता है, तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए कि अब ये करंट यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, तो ये पैरेलल सर्किट हो गए। अब पैरेलल सर्किट के अंदर दोनों के वोल्टेज सेम होने चाहिए। तो ए बी सी के अंदर से करंट जाएगा I1, उसे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि I1, और उसका उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो I1, R1, और नीचे का क्या होगा I2, R2। सही बात है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर दोनों के वोल्टेज सेम है तो ओम्स लॉ के हिसाब से I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हम R को क्या लिख सकते हैं। मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ कि रो L1/A इज इक्वल टू I2 रो L2/A। सही बात है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ना मटेरियल चेंज हो रहा है और ना उनकी क्रॉस सेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर रो और ए दोनों तरफ सेम ही रहेगा, है ना। तो रो और ए दोनों तरफ सेम है, तो फिर मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। रो ए और रो ए कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। सही बात है। अब मुझे बताइए कि L1 और L2 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं पूरी लेंथ को अगर मैं L कंसिडर कर लूँ, 360 डिग्री के लिए L है, तो 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा L/6, यानी कि जो ADC है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ADC की लेंथ वो हो जाएगी L/6, क्योंकि वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। और बाकी का बचा 300 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, टोटल में से ये घटा दीजिए, मतलब यानी कि 5L/6, ABC 5L/6। सही बात है, अच्छी बात है। तो ठीक है, अब L1 ऊपर से करंट I1 जा रहा है तो L1 भी वही रहेगा, और नीचे से करंट I2 जा रहा है तो वो L2 रहेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 मल्टीप्लाइड बाय 5L/6, क्योंकि वो L1 है ऊपर की ABC, और I2 मल्टीप्लाइड बाय L/6। तो मुझे क्या मिल रहा है I2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स I1 मिल रहा है ना। अब KCL के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, क्योंकि वो टोटल एम्पियर देखिए अब 1 एम्पियर जा रहा है ना टोटल करंट, हाँ ये रहा। तो फिर ये दोनों सम उसकी 1 एम्पियर के बराबर होनी चाहिए, तो I2 की जगह पे लिख दीजिए 5I1, तो क्या हो जाएगा 6I1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे I1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/6 एम्पियर। तो बचे हुए करंट I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल में से घटा दीजिए, यानी कि 1 - 1/6 कितना हो जाएगा 5/6 एम्पियर। 5/6 एम्पियर हमको करंट की वैल्यू मिल गई, है ना, अच्छी बात है। अब बाकी बच रही है बात कौन सी, बस एक चीज और रह गई है कि θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अभी 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताइए 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है π/3 रेडियन। तो 300 डिग्री कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा 5π/3 रेडियन। सही है ना। 5π/3 रेडियन, ही सीधा बढ़ाएंगे वो ऊपर होता है, सॉरी 5π/3 रेडियन। सही बात है ना। क्योंकि 60 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा, और तो फिर π/3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5π/3, है ना। अब पुट कर दीजिए B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू μ0/4π I1 θ1 अपॉन रेडियस सेम है दोनों के लिए, सही है ना। और μ0/4π I2
थीटा 2 अपॉन आर। अब आर दोनों के सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों के सेम है। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माइंड करिएगा, ठीक है। ये कैंसिल, आर आर कैंसिल, क्या बच रहा है, I1 थीटा 1 अपॉन I2 थीटा 2। अब I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, जो ऊपर से जो करंट जा रहा था वो कम जा रहा था, है ना, तो वो कितना था 1/6 एम्पियर। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखिए अब ऊपर का थीटा 1 है ना, तो वो है 5/3, है ना, और नीचे कितना है हमारे पास में 5/6 एम्पियर, और ये थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3। तो आप जरा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको वैल्यू 1 मिलेगी, ऑप्शन ए से मैच कर जाएगी। होपफुली आपको समझा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जल्दी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल टाइप चालू रहे। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v स्ट्राइक्स द बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट रेस्ट। द मास ऑफ द बॉब इज आल्सो m इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। द हाइट टू विच द बॉब विल राइज इज गिवन बाय h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन x टाइम्स d, देन x की वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमको बस एक बेसिक बात ध्यान में रख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इधर काम है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ काम है इस बात का, वैसे फिर भी हम जान लिए एक बार। और क्या है हमारे पास में, एक ये होता है कि मोमेंटम कभी भी कंजर्व रहता है, ठीक है, बस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, है ना, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देख ले, तो अगर मैं मोमेंटम, अगर ये मतलब यानी कि जो कंडीशन है वो अगर देख लो, ये कैसा बॉब लटका हुआ है, वहाँ पर एक दोनों का मास m है, कुछ एक वेलोसिटी कैपिटल v के साथ में एक वो आ रहा है ना, और ये रेस्ट पे था, सही है। तो ये जाने के बाद में फिर ये दोनों चिपक गए। फाइनल कंडीशन कैसी थी कि दोनों भी ऐसे चिपक गए और ये जस्ट इनको कुछ वेलोसिटी मिली और ये कुछ एक हाइट h तक गए, ठीक है, एक h हाइट तक ऊपर गए दोनों, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे कंडीशन। तो हमको ये बताना है कि हाइट h कितनी है ना, h तो बोला है कि उसके अंदर h गिवन है, हमको x निकालना है, h की वजह से, ठीक है, अच्छी बात है। तो निकाल लेते हैं फटाफट, क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से m1 u1 यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, सही बात है। अब मुझे बताइए कि दोनों के मास सेम है तो दोनों के मास m हो जाएंगे, और u1 की वेलोसिटी कितना, मैं कैपिटल v कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। u1 इज इक्वल टू कैपिटल v, यानी कि जो m वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ में जा रहा था, ये इसे मैं कैपिटल v कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा m टाइम्स v। अब वो दूसरा तो रेस्ट पे था, पहले इनिशियली रेस्ट पे था ना, फिर टकराए तो वो दोनों स्पीड में गए, तो वो तो जीरो हो जाएगा, दूसरी टर्म जीरो इज इक्वल टू, अब दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल मास 2m, और उनकी वेलोसिटी कुछ मैं v डैश कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे बताइए कि v डैश की वैल्यू उनको कितनी मिल रही है, v/2, सही बात है ना, v/2 मिल गई। तो इसे कहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि हमारे काम की कंडीशन है, बाकी का कुछ काम नहीं, तो मैं उसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, v डैश इज इक्वल टू v/2, सही बात है। अब मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन टोटल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास में लॉ है कि टोटल एनर्जी कैन, मतलब यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी देखिए, अब जब वो पहले इस कंडीशन में थे, कुछ और कंडीशन देखते हैं कि पहले जब जस्ट टकराए, ये पूरा सिस्टम हो गया 2m मास का, है ना, तो जब टकराए तो उनको कुछ वेलोसिटी मिली, फिर यहाँ पे आके उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, कुछ एक हाइट h पे जाने के बाद में रुक गए, है ना, मतलब यानी कि उधर ऊपर, जैसे अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंके तो वो कुछ एक हाइट तक जाती है, फिर रुकती है, फिर वापस नीचे आती है, वैसे ही कुछ हाइट तक जाएंगे, रुकेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, है ना। तो ये हाइट पे जाने के बाद में उनके पास में टोटल एनर्जी जो है वो पूरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, है ना। तो PE, तो यहाँ पे जितनी KE थी वो इस PE के इक्वल होनी चाहिए, सही बात है। तो मैं उसे कंसर्व कर लेता हूँ। तो देखिए अब जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब वो जस्ट एक दूसरे से टकराए थे वो हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय उनका मास कितना था 2m मल्टीप्लाइड बाय उनकी वेलोसिटी v डैश का स्क्वायर, सही बात है। ये दोनों की, ये उनकी वेलोसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी उनकी कितने हो जाएंगे ऊपर आने के बाद ट्वाइस mgh, है ना, क्योंकि साधारण अगर m मास होता था mgh होती, अब 2m था तो 2mgh, है ना। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, mm इधर से कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल रहा है v डैश का स्क्वायर, और v डैश कितना था v/2, तो v/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा v² बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितनी देखिए v² अपॉन x g, सही बात है। तो g कैंसिल, v² कैंसिल,
तो और ये तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, ज़रा देखिए 8। तो यही हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे और हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब होपफुली आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि अ स्टेशनरी सोर्स इज इमिटिंग साउंड एट अ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ठीक है, which is reflected by two cars approaching the source. The difference between the frequencies of the sound reflected from the cars is 1.2% of f naught. What is the difference in the speed of the car in kilometer per hour to the nearest integer? है ना, the cars are moving at a constant speed much smaller than the speed of the sound which is 330 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर हम ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे नहीं, हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेंगे। कैलकुलेशन तक थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए देखिए हमारे पास में क्या बोला है कि एक हमारे पास में एक सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, वो एफ नॉट फ्रिक्वेंसी से निकल रहा है साउंड। अब दो कार्स है हमारे पास में, ठीक है, दो कार्स है ऐसी, वो दोनों साउंड को रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो इसको अब वो ये अप्रोच कर रही है इधर, ये भी अप्रोच कर रही है सोर्स की तरफ। तो इसको कुछ एक एपरेंट फ्रिक्वेंसी f1 लगेगी, इसको कुछ एपरेंट फ्रिक्वेंसी f2 लगेगी, है ना। ये कुछ एक v1 वेलोसिटी के साथ जा रही होगी, तभी जाके उसको फ्रिक्वेंसी अलग लग रही है। ये भी कुछ v2 वेलोसिटी के साथ जा रही होगी। अब अगर कोई एक सोर्स, अगर कोई एक चीज़ है जो सोर्स की तरफ अप्रोच करती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या मिलती है, f1, या फिर जनरल अगर मैं लिख रहा हूँ तो f एपरेंट इज इक्वल टू होता है c प्लस v अपॉन c माइनस v मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट। एफ नॉट उसकी होती है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो सोर्स से निकल रही है एफ नॉट, है ना। और v क्या होती है, जो स्पीड से कार जा रही है, और c होती है साउंड की स्पीड, ठीक है। तो इसी लॉजिक को लगाएंगे हम। तो अब जरा ध्यान से, हमको क्या मिलने वाला है कि f1 क्या मिल जाएगा हमको, f1 हमको मिल जाएगा f1 मिल जाएगा c प्लस v1। अब वो दोनों अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो दूर जा रहे होते तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपॉन c माइनस v1 टाइम एफ नॉट, है ना। और वैसे हमको f2 क्या मिलने वाला है, f2 हो जाएगा c प्लस v2 अपॉन c माइनस v2 टाइम्स एफ नॉट। सही बात है। अब हमको डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फिर देखिए डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ कितना हो जाएगा, f1 माइनस f2। तो मैं उधर f नॉट कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर क्या हो जाएगा c प्लस v1 अपॉन c माइनस v1, अब थोड़ा पेन बदल देते, माइनस c प्लस v2 अपॉन c माइनस v2। अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मतलब वही, तो ये कितना हो जाएगा, c प्लस v1 में मल्टीप्लाई बाय c माइनस v2 कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस c v2 प्लस v1c माइनस v1 v2। सही बात है। और दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस c स्क्वायर माइनस c v2 प्लस c v1 प्लस v1 v2, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा उसका, c माइनस v1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस v2 सिंपली, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या काटा पीटी हो रही है उधर, मतलब कौन कौन मारेगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि हमको क्या मिलने वाला है, कुछ एक अलग कलर से देखना पड़ेगा उसे देखते इससे, ठीक है। तो सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस और देखिए माइनस v1 v2 प्लस v1 v2 कैंसिल, है ना। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर का कुछ काम नहीं होगा, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं टाइम के साथ में, ठीक है, पॉज करके। तो ऊपर ध्यान से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स v1c माइनस 2 टाइम्स v2c अपॉन क्या मिलने वाला है। अब उसने बोला है कि c जो है ना साउंड की स्पीड, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है v1 से भी और v2 से भी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस v1 को मैं c, मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस v1 को मैं c लिख सकता हूँ, और c माइनस v2 को भी c लिख सकता हूँ। तो नीचे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी, पर इसे समझ लीजिए कि अगर c माइनस v1 अगर बहुत बड़ा है, जैसे अगर समझिए c 100 है और v1 अगर 0.1 है, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आने वाला है, 99.9, जो लगभग 100 के इक्वल है। तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना, इसलिए मैंने उसको सी स्क्वायर लिख दिया। इजिकल तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट सी कॉमन निकलेगा, एफ नॉट सी और 2 भी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा v1 माइनस v2 अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का ये स्क्वायर और ये सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास में देखिए अब जरा ध्यान से क्या मिला, अब बस कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन ही है। अब जरा ध्यान से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, एफ नॉट ट्वाइस एफ नॉट, और ये v1 माइनस v2 को मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, अपॉन सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ। अब डेल्टा एफ उसने 1.2% ऑफ एफ नॉट बोला है ना, 1.2% एफ नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा 1.2 अपॉन 100
एफ नॉट इज इक्वल टू ये, तो ये कैंसल, ये हो जाएगा 0.6, है ना, ठीक है। और सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे। तो या फिर 330 मीटर पर सेकेंड पुट करने की जगह पे आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर के अंदर, है ना। किलोमीटर पर आवर की इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए उसने क्या बोला है कि 330 मीटर अगर वो 1 सेकंड में चलती है ना, तो मुझे बताइए कि वो 3600 सेकेंड्स के अंदर कितने ये मतलब यानी कि ये 0.330 किलोमीटर लिख सकता हूँ ना मैं, तो 3600 सेकेंड्स के अंदर कितने किलोमीटर चलेगी वो आप निकाल सकते हो, वो आप निकाल लीजिएगा, है ना। उसी तरह से फिर आपको डेल्टा वी की वैल्यू लगभग 7 मीटर पर सेकंड मिलेगी शायद तक है, ठीक है। यही आंसर होना चाहिए, अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो। कैलकुलेशन बस यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट है, वो हो जाएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आप क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमको एक ऐसा प्लेन दिया हुआ है, मतलब यानी कि ये यहाँ पर इतने से ये जो थोड़ा लाइट शेडेड दिख रहा है ना, इसके अंदर B1 मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर B2 मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, V0 इज इक्वल टू पाई मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, और अगर मैं उसके अंदर अगर इसे चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ परपेंडिकुलरली, अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो उसके हमको पता है कि उसकी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होती है ना। तो उसी तरह से इस डायग्राम के अंदर देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये देखिए कि वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली अब वो एक सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वो बढ़ा और यहाँ तक पहुंचा डायमेट्रिकली बराबर, लेकिन अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड B2 शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर ये से सेमी सर्कल पूरा कर पाया, सर्कल नहीं हुआ, तो वो उसके अंदर भी सर्कुलर पूरा करने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है। तो वो उधर कैसा होगा जरा ध्यान से देख लीजिए, उधर ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसी ट्रेजेक्टरी बनने वाली है उसकी, यानी कि मतलब कैसी, ये ऐसी ट्रेजेक्टरी बनने वाली है। ये दोनों सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल 2 है और ये सेमी सर्कल 1 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है मैं उसकी रेडियस अगर R1 कंसिडर कर लूँ, है ना, अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो देखिए टोटल एक्स के डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 2R1, पहले इसकी वजह से पहला डायमीटर, और फिर वापस आया तो फिर वो दूसरा डायमीटर प्लस 2R2, ये होगा उसका डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स मतलब उसके एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2, है ना। और टाइम कितना लगेगा उसको, हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं, समझिए 2R1 के लिए उसको T1 टाइम लगा और 2R2 के लिए उसको T2 टाइम लगा। तो अब इनको निकालेंगे कैसे, अब ट्रेजेक्टरी के अंदर हमको पता है कि उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस के अंदर उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। अब यहाँ पर वी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, वी कभी भी चेंज नहीं होती, ये मतलब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड चेंज होती है, उसका डायरेक्शन चेंज होती है, ये बात मानता हूँ मैं, पर मैग्नेट कभी चेंज नहीं होता। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एम पाई, क्योंकि पाई दी हुई है ना, अपॉन क्यू B1, ये हो जाएगी R1, और R2 कितनी हो जाएगी, एम पाई अपॉन क्यू B2। अब उसने क्या बोला है कि B1, आप जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि B2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स B1 है ना, B2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स B1 है ना। तो देखिए आप इधर क्या मिलने वाला है, ये वीडियो शायद हो सके थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंगे। तो B2 इज इक्वल टू उसने बोला है 4B1, तो आप यहाँ पर जो B2 है उसकी जगह पे आप 4B1 अगर पुट कर देंगे, या फिर अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, R1/R2, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू B2/B1। अब B2 की जगह 4B1 पुट कर दीजिए तो हमको मिलने वाला है 4। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, R1 इज इक्वल टू 4R2, है ना, ये मिलने वाला है, अच्छी बात है। तो ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, R2 इज इक्वल टू 4R2 मिल गया, और टी भी निकाल लेते दोनों का फटाफट। तो टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू रहता है, अगर एक पूरा सर्कल पूरा करता है तो रहता है 2πm/qb, ठीक है, 2πm/qb। लेकिन यहाँ पर पूरा सर्कल पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ सेमी सर्कल कर रहा है दोनों पार्ट में। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा πm/qb1, और T2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा πm/qb2। सही बात है, अच्छी बात है। अब B2 कितना है हमारे पास में, या फिर B1 कितना है हमारे पास में, B1 में बोल सकता हूँ 4, B2/4, मैं सब B2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मैं से देख सकता हूँ कि 4
पाई एम अपॉन क्यू बी टू, ठीक है, अच्छी बात है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लेते फटाफट। डेल्टा टी यानी कि टी वन प्लस टी टू, वो कितना हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन क्यू बी टू प्लस पाई एम अपॉन क्यू बी टू, कितना हो जाएगा 5 पाई एम अपॉन क्यू बी टू, सही है। ये हमारे पास में डेल्टा टी की वैल्यू हो गई। वैसे ऊपर में डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस आर वन प्लस ट्वाइस आर टू, ये देखा था हमने। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आर वन प्लस ट्वाइस आर टू। अब आर वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर टू बोला था हमने, तो 2 इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू था ना ये। तो देखिए आर वन को हमने 4 आर टू बोला, तो ये कितना देगा 10 आर टू, क्योंकि वो 5 आर टू हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास में डेल्टा वी कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड, वी एवरेज है ना, डेल्टा वी या फिर वी एवरेज, वी डेल्टा वी कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 आर टू अपॉन कितना डेल्टा टी यानी कि 5 पाई एम अपॉन क्यू बी टू, सही है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्या काटने वाला है, क्या होने वाला है। अब ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब 10 आर टू, आर टू की वैल्यू कितनी होगी एम पाई अपॉन क्यू बी टू। अगर जैसे हमारे पास में एम वी अपॉन क्यू बी टू होता है ना, तो वी की जगह में पाई पुट करो, क्योंकि वी तो चेंज होने वाला, एम पाई अपॉन क्यू बी टू। अब ये नीचे का जो वैल्यू है ये क्यू वी अपॉन क्यू बी टू ऊपर चल जाएगा, क्यू बी टू अपॉन 5 पाई एम, वैसे के वैसे रहेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, सब कैंसिल, क्यू बी टू कैंसिल, एम पाई कैंसिल, और 5 से ये 2 से मरा, यानी कि हमारे पास में डेल्टा की वी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो 2 मीटर्स पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड हो गई, जो हमको पूछा था एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर पूछा था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, कि प्रोजेक्टाइल उन्होंने इंक्लाइन, है ना। क्या बोला है कि ये पी ऐसा इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा हुआ है, क्यू इसी डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहा है। कहा है कि दोनों भी टी इक्वल टू 4 सेकंड पे इंक्लाइन के ऊपर मिलते हैं वापस से, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि क्या पूछा है उसने कि इसकी जो पी की जो यू है यानी कि वेलोसिटी, उसको जो प्रोजेक्शन इनिशियल प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी वो कितनी है, ये पूछा कि ताकि वो टी इक्वल टू 4 सेकंड पे वो दोनों एक दूसरे से मिल सके। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको मैं पहले केस दिखाता हूँ कि हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन होता है, अगर मैं उसे ऐसा प्रोजेक्ट करता हूँ तो फिर हाँ, और यहाँ पर जी लगता है, तो हम क्या करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन के अंदर, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो हम क्या लिखते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी क्या लिखते हैं, मतलब यानी कि हम लिखते हैं यू परपेंडिकुलर, जरा ध्यान से देखिए, ये है यू साइन थीटा, ये है यू कॉस थीटा, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ना, उसे हम ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये होता है यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करते हैं यानी कि यू परपेंडिकुलर और अपॉन जी, है ना, यू साइन थीटा अपॉन जी होता है हाँ। जी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर जी तो ऐसा परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो जी ऐसा जा रहा है, वो परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, ये, ठीक है। और वो होता है जी, ये अगर ये थीटा होता है, हम ये प्रोजेक्टर के अंदर करते ही है ना, तो ये होता है, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी कॉस ऑफ थीटा, ये बात ध्यान में रख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन में कभी भी यू परपेंडिकुलर अपन जी परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन में हमें अगर ये बात ध्यान में रखे तो सब ध्यान में रहेगा, ठीक है। यू परपेंडिकुलर अपन जी परपेंडिकुलर, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे इसे, जरा ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर यू परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सी है, पी की वेलोसिटी, यानी कि टी कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी इज इक्वल टू यू पी यानी कि पी की वेलोसिटी अपॉन जी कॉस ऑफ थीटा, है ना। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट में क्यू निकाल रहा हूँ 2 UP, सॉरी 2 UP, क्योंकि 2 U साइन थीटा होता है ना, 2 UP। और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे ऐसा थोड़ा सा रोटेट करके देखूँ तो ये भी तो एक प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो अपने सरफेस से जा रहा है और फिर वापस सरफेस के ऊपर लौट रहा है ना, और ताकि क्यू को मिल रहा है, और इसके अंदर कितना टाइम लगता है उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी प्रोजेक्ट की, इसलिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ। हाँ होपफुली आपको समझा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स UP अपॉन जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 cos 60, है ना, जी कॉस ऑफ 60, है ना, ठीक है। अब हमारे पास में टी की वैल्यू दी हुई है 4 सेकंड, देखिए टी की वैल्यू 4 सेकंड दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से मरेगा, है ना। तो हमारे पास मिलेगा 2G कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 2G कॉस 60 इज इक्वल टू UP, यानी कि UP की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड लगभग, 9.8 नहीं 10 मीटर पर सेकंड अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर हम वैल्यू कितनी लिखेंगे 10, ठीक है। तो
होपफुली आपको समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, या फिर अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो उसको 9.8 भी लिख सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, अब 25th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि अ मास m इज अटैच टू अ स्प्रिंग। हाँ, अगर हमारे पास में एक ऐसा स्प्रिंग है ना, उससे एक मास एक m अटैच्ड है, तो उसका बोला है कि टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड्स है ना। तो हमारे पास में टाइम पीरियड का ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन हो गया। हमको पता है कि टाइम पीरियड का ना पूरे चैप्टर के अंदर एक ही तो चीज़ पढ़ते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग, टाइम पीरियड है ना ऑफ एसएचएम, ऐसा वैसा है। तो वो क्या होता है, वो तो रटा जाता है पूरा लगभग। वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, है ना। स्प्रिंग अगर स्प्रिंग होता है या फिर एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी अगर स्प्रिंग की जगह दूसरी कोई चीज़ है तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार स्प्रिंग हो। और एम क्या होता है मास, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर देखिए कि दोनों टाइम पे अलग अलग कंडीशन दी हुई। क्या बोला कि इफ द मास इज इंक्रीज बाय 2 kg, मास उसने 2 kg से इंक्रीज कर दिया, द पीरियड इंक्रीजेज बाय 1 सेकेंड, तो उसका पीरियड भी इंक्रीज हो गया। तो फिर उसने बोला है कि एम की वैल्यू कितनी होगी, एम इक्वल्स टू वॉट। तो ठीक है, तो अब सर ध्यान से देखिए 2 पाई और के तो कांस्टेंट रहने वाले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए T1 क्या बोला है उसने। तो हम पहले सब पैरामीटर्स लिख लेते हैं। T1 उसने बोला है 2 सेकेंड्स, T2 उसने बोला है कि 1 सेकेंड से बड़ा मतलब 3 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना, 3 सेकेंड्स हो जाएगा। अब उसने M1 अपने को दिया नहीं, M1 उसने अपने को दिया नहीं, और M2 कितना बोला उसने, M1 + 2, M1 + 2 बोला, सॉरी, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, T1/T2 क्या हो जाएगा, अब जैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट M1/M2 है, तो फिर M1/M2। तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब अगर मैं M1/M1 + 2, ठीक है। अब स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, बस क्वेश्चन खत्म फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमको मिलेगा 4/9, 4/9 इज इक्वल टू M1/M1 + 2। तो मुझे क्या मिलेगा, 4M1 + 8 इज इक्वल टू 9M1। तो M1 मिलेगा हमारे पास में 8/5 विच इज इक्वल टू 1.6 kg। होपफुली आपको ये समझा होगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा फिजिक्स का पेपर पहला खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस कुछ थोड़े बहुत भी अगर यूज़फुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे हमारे साथ में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मतलब यानी कि मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय।